जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। आज हम आपको भारत का जो संवैधानिक विकास है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनको करा रहे हैं। हमने आपका भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित जो लेक्चर थे हमने पूरे कर दिए हैं। 3 लेक्चर में आपके पूरे हो चुके हैं। आप YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं। पहले उन लेक्चर को देखिए, फिर उसके बाद एक क्विज सॉल्व करिए, या फिर आप सीधे क्विज सॉल्व करना चाहते हो तो आप सीधे क्विज सॉल्व करिए, जैसे आपको उचित लगे। वैसे सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाए तो सिस्टम से पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप पहले पूरे वो लेक्चर देखिए, उसके बाद इस क्विज को सॉल्व करिए, तो आप आराम से इस क्विज को सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक करिए, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी आपसे प्रश्न अगर बीच में पूछे जाएँ तो आप उनका जवाब भी दीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। किसके लिए पूना समझौता किया गया था? तो ऑप्शन दिया गया है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने के लिए, नहीं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये इसमें नहीं था। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये तो दिया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। लेकिन पूना समझौता क्यों किया गया था? पूना समझौता इसलिए किया गया था कि दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं सांप्रदायिक वो मार्ले मिंटो से तो मुस्लिमों को दिया गया था। यहाँ पे ये सांप्रदायिक जो अवार्ड दिया गया था उसके तहत दलितों के लिए इन्हें पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की थी रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। तो उसी की समाप्ति के लिए गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया था। तो दलित वर्गों के आरक्षण, उनने जो पूना पैक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है उसे समाप्त करके दलित वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र रखते हैं। हिंदुओं के साथ दलित वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र रखा जाता है। तो कुल मिला के पूना पैक्ट का जो सार ये था कि इसलिए किया गया था कि दलित वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र रखे जाएंगे, और जो है दलित वर्ग के लिए जो सीटें, आरक्षित सीटें हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इसके अलावा ये जो पूना पैक्ट हुआ था किस किस के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। महात्मा गांधी की तरफ से जो समझौता हुआ था इसमें हस्ताक्षर किसने किए थे? ये प्रश्न भी आता है, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय द्वारा उस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। और ये जो समझौता होता है यरवदा जेल पुणे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई वो आपातकाल में गवर्नर जनरल जो था वो अध्यादेश जारी कर सकता था। गवर्नर जनरल क्या, अब यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे वायसराय रहेगा, क्योंकि 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में दी गई? ये दी जाती है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। लेकिन ये जो अध्यादेश था ये आपात स्थिति में ही वायसराय जारी कर सकता था, और इसकी अवधि कितनी रहती थी? मात्र 6 माह रहती थी। जैसे आजकल है कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तभी जारी कर सकता है, और उसकी अवधि भी मात्र 6 माह होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में
बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है तो वो कहता है कि हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो हमें कमांडर इन चीफ की शक्तियाँ चाहिए, दूसरा हमें चाहिए कि हम जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके निर्णय को हम माने या ना माने, उसे ये पावर दी गई, लेकिन स्पेशल केस में दी गई थी। ओवरराइड कर सकता था अपनी परिषद के निर्णयों पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है, कब नियुक्त किया गया है? 1858 में, जब 1857 की महान क्रांति होती है जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया। 1958 की जो महान क्रांति होती है उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है या ब्रिटिश महारानी रहती हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त करके भारत के शासन को सीधे अपने अंडर में ले लेती हैं। तो इस समय से ताज का शासन शुरू होता है। इस समय अगर हम बताएं कि क्या रहता है इसमें, 1858 का जो अधिनियम आता है उसमें क्या रहता है, उसमें सबसे पहले तो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना देते हैं। दूसरा रहता है कि महारानी विक्टोरिया के शासन के अंतर्गत आ जाता है पूरे भारत का प्रशासन। एक नए पद का सृजन किया जाता है जो भारत का राज्य सचिव कहलाता है। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई जाती है। तो ये सब प्रावधान किए जाते हैं 1858 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो कई चीज़ों को आश्वासन दिया था, लेकिन जो पूरा किया था महारानी विक्टोरिया द्वारा केवल ये किया गया था कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। केवल इस उन्होंने अपने जो वादे को पूरा किया था, बाकी कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्ले मांटो सुधार का उद्देश्य क्या था? आप जानते हैं मिर्ले मांटो सुधार कब आया था? ये आया था 1909 में। इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे मार्ले मिंटो जो सुधार आया था 1909 में आया था। इसे मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय भारत के जो राज्य सचिव थे वो थे मार्ले और जो वायसराय थे वो थे मिंटो। तो ये कब आता है? ये 1909 में आता है मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या रहता है? इसमें जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली दी जाती है। किसको? पृथक निर्वाचन प्रणाली किसको दी जाती है? इसमें दी जाती है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की जाती है। और जो भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में बात की गई है, सबसे पहले तो भारतीयों को शामिल कब किया जाता है? 1861 के अधिनियम के द्वारा। फिर 1892 का जो अधिनियम आता है उसके द्वारा गैर सरकारी सदस्यों का विस्तार किया जाता है। तो इसके द्वारा भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाती है। पूर्ण स्वतंत्रता आप जानते हैं माउंटबेटन योजना या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य कुल मिलाकर वैसे तो काफ़ी थे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है इसके अनुसार पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की थी। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? जो मार्ले मिंटो सुधार है ये पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। इसका अन्य नाम क्या था? जिस नाम से इसे पहले पारित किया गया था वो नाम था भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर तो इसे मार्ले मिंटो क्यों कहते हैं, हमने आपको बताया कि लॉर्ड मिंटो वायसराय थे उस समय और लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो हमने आपको बताया 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम 1909, इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते थे। इसमें किस बात की व्यवस्था की गई? तो इसमें किस बात की व्यवस्था की गई? ये आप जानते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो ये अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें अलग अलग प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है 1946 का जो कैबिनेट मिशन आता है
3 मंत्रियों में गठित था। मतलब कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, जिनमें से एक अध्यक्ष भी थे। तो निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो जो इसके सदस्य कौन नहीं थे, इनके तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, आईवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये सब थे। ये कौन नहीं था सदस्य? इसका लॉर्ड एमरी जो थे इसके सदस्य नहीं थे। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष कौन थे। बाकी कैबिनेट मिशन कब भारत आता है? ये मार्च 1946 में भारत आता है। और ये क्या करता है, जो अलग अलग संविधान सभा की मांग रहती है, जो मुस्लिम लीग जिस पर अड़ी रहती है, उसको पूरी तरह से खारिज कर देता है कि हम 2 संविधान सभा बनाने के लिए नहीं दे सकते। फिर ये अपना प्रस्ताव पेश करता है, जिससे मुस्लिम लीग और कांग्रेस काफ़ी हद तक संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत होता है, तो हम बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारत का जो संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत का जो शासन है, शासन प्रशासन, उसे चलाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? आप जानते हैं इस योजना को क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के उस समय वायसराय थे। इन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना नाम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम से 2 स्वतंत्र देशों के बारे में बात करता है, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन अपनी योजना 4 जुलाई 1947 को कहाँ पे प्रस्तुत करते हैं? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद इसे 18 जुलाई 1947 को पास कर देती है। फिर यही जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का रूप ले लेती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेल नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पार्लियामेंट्री सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी ठीक है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी ठीक है। साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। माउंटबेटन योजना भारत विभाजन से संबंधित थी। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन तो जो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में, भारत परिषद अधिनियम करके जो आया था 1919 में, उसकी समीक्षा के लिए भारत भेजा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये किस में किया गया था? ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, लेकिन ये लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसमें देशी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ये 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा दी जाती है? ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही प्रांतीय स्वायत्तता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में जो सचिव का पद किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ही किया गया था। और जो भारत का राज्य सचिव नाम से नया पद बनाया गया था, उसके लिए 15 सदस्यीय क्या किया गया था? 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो भारत में राज्य सचिव होता था वो पूरे भारत के प्रशासन को निरीक्षण वगैरह कर सकता था, उसमें ये शक्तियाँ दी गई थी। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, वो भारत जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसका सदस्य होता था, ये ज़रूरी था। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये वाला हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित में से, अब एक और पीडीएफ है, इसके भी क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो जो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है, किसके द्वारा रखी जाती है? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। किस प्रकार रखी जाती है? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और क्या किया जाता है? मद्रास और बम्बई के जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उन दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन पूरा किसके पास आ जाता है? बंगाल के गवर्नर जनरल के पास आ जाता है। इस प्रकार जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। नेक्स्ट पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था? तो ये भी कौन है? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट शुरू होता है। ये किस में शुरू होता है? ये कंपनी के शासन के अंतर्गत शुरू होता है। कंपनी का शासन कब से कब तक चला? 1773 से 1858 तक। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया? अभी हमने आपको बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बताया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है हमने यहाँ वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इकट्ठे किए हुए हैं इस टॉपिक के, इसलिए फिर स्क्रीनशॉट की पीडीएफ बनाई, इसलिए ऊबड़ खाबड़ पीडीएफ बनी हुई है। बाकी अगर आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे हो और वीडियो आपको काम का लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं पॉलिटी के, तो जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप हमारे ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बनी हुई है, पॉलिटी क्लासेस करके एम लक्ष्मीकांत लिखा होगा, तो आप उसमें से जाकर पूरी क्लासेस देख सकते हैं। फिर आप इस क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे पहले क्विज सॉल्व कर लें, फिर क्लासेस देखें, और दोबारा से जब आप क्विज सॉल्व करने आएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्विज को सॉल्व कर सकेंगे। तो आप क्वेश्चन देखते हैं अगला। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। अब ये पूछा जा रहा है कि उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो हमने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता में जो एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ये 1774 में की जाती है स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। इसमें क्या रहता है? एक मुख्य न्यायाधीश रहता है और 3 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम रहता है? सर एलिजाह एम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया? तो ये भी कौन सा अधिनियम है? ये भी अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें कंपनी की गवर्निंग बॉडी के नाम से एक बनाया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी को गवर्न करती थी, और ये पूरी जो है जानकारी ब्रिटिश सरकार को देती रहती थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? जब हम आपको पढ़ा रहे थे, हमने आपको बताया था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा क्या किया जाता है? कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है। राजनीतिक कार्य किसने संभाले? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने संभाले, और जो व्यापारिक कार्य थे वो संभाले थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, यानी निदेशक मंडल ने। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कहा जाएगा हिंदी में? नियंत्रण मंडल का, नियंत्रण बोर्ड कहा जाएगा।
नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि पहली बार 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा ही जो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उन्हें पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र या भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। और ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? उसे बनाया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वो बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस एक्ट के द्वारा जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा एक काम और किया जाता है। क्या किया जाता है कि बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की जो विधायी शक्तियाँ थी उन्हें छीन लिया जाता है। मतलब अब वो अपनी प्रेसिडेंसी के लिए कानून नहीं बना सकते थे। कानून बनाने का कार्य भारत का गवर्नर जनरल ही करेगा। और वो कौन बना था? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया? तो किसके द्वारा समाप्त किया गया? ये भी किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय के रूप में उसकी समाप्ति कर दी जाती है। अब वो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन जाता है, जिसमें ब्रिटिश सरकार अपने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्ति देती है। और इसके पहले क्या रहता है, जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है उसमें क्या किया जाता है? उसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके केवल चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा जाता है। और 1833 में पूरी तरह व्यापारिक निकाय के रूप में उसकी समाप्ति हो जाती है और विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया? तो ये आप जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो भारत शासन अधिनियम रहता है उसके द्वारा जो भारत में शासन कर रही थी कंपनी, उसे समाप्त करके पूरा का पूरा जो शासन रहता है, शासन प्रशासन ब्रिटिश राजशाही या ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यहीं से भारत में ताज का शासन प्रारंभ होता है जो 1947 तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया जाता है? तो हमने आपको बताया था 1858 को जो भारत शासन अधिनियम रहता है उसके द्वारा ही भारत में राज्य सचिव का पद क्या किया जाता है? सृजित किया जाता है। और जो भारत का राज्य सचिव होता है ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। इसके अलावा जो ये भारत का राज्य सचिव है, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत होती है? तो भारतीय प्रतिनिधियों को जो शामिल किया जाता है किस अधिनियम द्वारा शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा इसे किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो 1861 के अधिनियम से मतलब जब 1857 की क्रांति होती है तो अंग्रेज़ों को लगता है कि भारतीयों को प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। तो ये क्या करते हैं, 1861 में एक अधिनियम पारित करते हैं। उसके तहत जो लॉर्ड कैनिंग रहते हैं उस समय तत्कालीन वायसराय, वो क्या करते हैं 1862 में
3 भारतीय प्रतिनिधियों को नामांकित करते हैं, अपनी पहले परिषद का विस्तार करते हैं, उसमें 3 भारतीय प्रतिनिधियों को नामांकित करते हैं। 3 भारतीय प्रतिनिधि कौन कौन से होते हैं? एक बनारस के राजा रहते हैं, एक पटियाला के महाराजा रहते हैं और एक सर दिनकर राव रहते हैं। इन तीनों को अपनी परिषद में शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने निम्नलिखित में से किसे विधान परिषद में मनोनीत किया था? तो 1861 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में शामिल किया था किसको? अभी हमने आपको बताया, सर दिनकर राव को। इसके अलावा बनारस के राजा को और पटियाला के महाराजा को, इन तीनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1861 के भारत परिषद के संदर्भ में, मतलब 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हम देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो क्या है, इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत किया। तो ये नहीं किया था इसने, ये किसके द्वारा किया गया था? 1892 के अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था, ये भी नहीं था। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। तो हाँ, ये ऐसा है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है 1892 के 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और ये जो है डी ऑप्शन, इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से 1786 के अधिनियम को जाना जाता है। 1786 का जो अधिनियम रहता है वो क्या रहता है? 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से 1786 नहीं, 1786 तो वो रहता है जिसमें कमांडर इन चीफ की शक्तियाँ दी जाती हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून कहा जाता है किसको? 1781 के अधिनियम को। 1781 का अधिनियम क्या कहता है? इसके द्वारा क्या किया गया था, जो 1774 में एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, उसके क्षेत्राधिकार को सीमित किया जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1892 के अधिनियम के संदर्भ में सही नहीं है? तो 1892 के अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले एक एक ऑप्शन देखते हैं हम। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, बिल्कुल ठीक। लेकिन बहुमत गैर सरकारी सदस्य मतलब भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत किसका होता था? बहुमत होता था सरकारी सदस्यों का, यानी अंग्रेजों का। ये तो सही है। इसके बाद इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। तो हाँ, ये भी ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्ति का प्रावधान किया। हाँ, तो ये वायसराय नामांकित कर सकता था विधान परिषद में और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नामांकन कर सकता था। ये वायसराय को शक्ति दी गई इसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इस अधिनियम ने कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। तो ये गलत है, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो हमने आपको जब पढ़ा रहे थे तब बताया था कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। क्योंकि 1909 के सुधार, जो मार्ले मिंटो सुधार आता है, उसमें ही सबसे पहले क्या किया जाता है? पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया जाता है मुस्लिमों के लिए, जिससे सांप्रदायिकता की नीति में बढ़ावा मिलता है। इसलिए भारत में लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? किसके तहत किया गया? तो ये किया गया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा इसे किया जाता है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। तो वायसराय की जो प्रथम कार्यपालिका परिषद थी उसके प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम भारतीय सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। ये किस सदस्य के रूप में शामिल हुए थे कार्यकारी परिषद में? विधि सदस्य के रूप में, यानी कानूनी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो उस समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? भारत के राज्य सचिव उस समय मॉन्टेग्यू थे। यहाँ पे मॉन्टेग्यू लिखा होना चाहिए। और उस समय वो कौन थे? हाँ नहीं ठीक है, 1919 के समय क्या थे? 1919 के समय मॉन्टेग्यू थे राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड जो थे वो थे वायसराय। और अगर हम मार्ले मिंटो के टाइम बताएं तो मार्ले राज्य सचिव थे और मिंटो थे वायसराय। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है इसमें? इसने केंद्रीय और विधान परिषद को अपनी सूची के विषयों पर अधिकार प्रदान किया, तो सही नहीं है इसमें पूछा है। तो इसने जो है ये अधिकार प्रदान, यार कहाँ गया क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो जो इसमें से गलत होगा हमें वो बताना है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दिया। हाँ, इसने क्या किया था? संघ सूची और राज्य सूची दो भागों में विषयों को बांट दिया था। और ये क्या किया था कि अपने अपने जो विषय रहते हैं, जो सूची के विषय थे, उसमें केंद्र अपने पे कानून बनाएगा और प्रांत अपने पे कानून बनाएगा। इसके अलावा इसमें वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, कमांडर इन चीफ को छोड़कर, उसमें से जो 6 सदस्य थे उनमें से 3 भारतीयों का होना आवश्यक था। ये भी सही है। इसके अलावा नेक्स्ट, इसके तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। तो ये 1909 के अधिनियम के द्वारा किया जाता है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो ये इसके तहत नहीं है। तो ऑप्शन ये जो है यही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके अलावा देखते हैं, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और इसके अलावा आंग्ल भारतीयों के लिए भी क्या किया? पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ये मार्ले मिंटो सुधार के तहत है, इसलिए इसका जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केवल ये वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें टिक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया? किसने किया था केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग? तो ये किया था 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया और राज्यों को अधिकृत किया गया कि वो अपने राज्य के लिए अलग अपना बजट पारित कर सकते हैं या पेश कर सकते हैं। तो 1919 का जो अधिनियम था उसे क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है उसे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में गलत है? तो 1935 के संदर्भ में कौन सा जो है ये गलत है? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की, तो ये पूरी तरह की सही है। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया, ये भी ठीक है। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं, ये भी ठीक है। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया, तो अभी हमने आपको बताया ये 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1946 के अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग का पदभार मिला था?
दोस्तों, जब हम आपको अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल पढ़ा रहे थे तो हमने उसमें आपको पढ़ाया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम मंत्रिमंडल हो या स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल हो, दोनों में खाद्य एवं कृषि विभाग ही मिलता है इन्हें। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे पॉलिटी क्लासेस एम लक्ष्मीकांत की आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं उन क्लासेस को। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग किसे दिया गया था? तो 1946 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल रहता है उसमें उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग किसे दिया गया था? ये दिया गया था जॉन मथाई को, डॉक्टर जॉन मथाई को ये विभाग दिया गया था। लेकिन जब स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बनता है उसमें इन्हें दिया जाता रेलवे और परिवहन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विदेशी मामलों का पदभार किसे दिया गया था? तो जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें विदेशी मामलों का पदभार लिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वैसे 1946 के जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी मामले लिए थे और दोनों में इसके साथ ही राष्ट्रमंडल संबंधों में जो विभाग था वो भी नेहरू ही जी के पास था दोनों मंत्रिमंडलों में। 1947 का जो मंत्रिमंडल रहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, उसमें नेहरू जी के पास वैज्ञानिक शोध एक विषय और जुड़ जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है अभी। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय का पदभार किसे दिया गया? तो जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, गृह मंत्रालय का कार्यभार किसे दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें सूचना, इंफॉर्मेशन एवं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया जाता है। इसके अलावा इन्हें राज्यों के मामलों का मंत्री भी बनाया जाता है। तभी ये एकीकरण करते हैं फिर 562 भारतीय छोटी मोटी जो देसी रियासतें थीं उनका। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्रालय का पदभार किसे दिया गया? तो जो श्रम मंत्रालय का पदभार दिया गया था किसे दिया गया था? बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय का कार्यभार दिया जाता है। बाबू जगजीवन राम को अंतरिम मंत्रिमंडल में भी श्रम विभाग ही दिया गया था। तो दोस्तों, हमने जो भारत के संवैधानिक विकास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए हैं। अगर आपने हमारे तीनों लेक्चर नहीं देखे तो आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। हमने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। आपको जो PDF वगैरह हैं इन सभी के नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, निःशुल्क वहाँ उपलब्ध रहेंगे, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अपना कमेंट भी इसमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे वीडियो लेक्चर देखने के बाद उनमें भी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अपने दोस्तों को जो भी पढ़ाई कर रहे हो आपके आसपास उन सभी को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम एक बात और कि हम आपके लिए यूट्यूब में शॉर्ट्स के फॉर्म में आपके लिए हम लेकर आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले वर्षों में, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनके हम शॉर्ट्स बना के डालते हैं, तो आप उन शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं और इन सभी को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।